स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ खसाना का सलाम कबूल कीजिए। इमिग्रेशन के हवाले से जो सबसे ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं वो ये कि जी हमने वीज़ा की एप्लीकेशन दी हुई है, हमें कितना वक्त लगेगा और हमें फ़ैसला कब मिलेगा। और इसमें विज़िट वीज़ा भी शामिल है, इसमें जो है वो रेजिडेंस परमिट हो या वर्क परमिट हो या परमानेंट रेजिडेंसशिप हो, इवन नेशनैलिटी हो, या जो लोग अपनी फैमिली रीयूनिफिकेशन करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के मेंबर्स को, बच्चों को, बीवी को स्वीडन में बुलाना चाहते हैं। ये तमाम किस्म की जो दरख्वास्तें जो माइग्रेशन बोर्ड या स्वीडिश सफारतखाने में लोग जमा कराते हैं, तो लोग इस पे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जी हमने तो बहुत देर हो गई, हमें जवाब नहीं आ रहा, हमें क्या करना चाहिए, हमें कितनी देर लगती है। तो इन तमाम सवालों को जहन में रखते हुए ये वीडियो बहुत ही अहम आपकी खिदमत में पेश की जा रही है कि यानी ये हम कह सकते हैं कि हाउ लॉन्ग वेटिंग टाइम एट माइग्रेशन बोर्ड फॉर डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज़। तो इसमें तमाम जो है कैटेगरीज़, खा वो स्टडी वीज़ा हो या बाकी जो मैंने कहा है, उन तमाम का हम जायज़ा लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मुझे मज़ीद एनर्जी मिलती है और मुझे फिर जो है वो मैं अपना वक्त निकाल के जो है वो वीडियोस बना के आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और इस जो हर वीडियो होती है इसके पीछे ख़ासा वक्त होता है, तमाम फैक्ट को देखना और उनका जायज़ा लेना और ये चीज़ें आपके सामने, ताकि हक़ाइक़ जो है जो पेश किए जाएँ उनमें कोई गलती ना हो। तो आपका शुक्रिया कि आप जो है वो अप्रिशिएट करते हैं और दूसरों से शेयर करते हैं, और आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है। और जिन अहबाब ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो भी कर लेंगे, तो फिर यह है कि जो आपको यहाँ पे आने वाली तमाम अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं कि जो स्वीडन में आने के लिए लोग वीज़ा की दरख्वास्त देते हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में, उनको देर क्यों लगती है और हर वीज़ा कैटेगरी में नॉर्मल कितना वक्त लगता है। तो सबसे पहली जो बुनियादी बात यह है कि ये डिपेंड करता है कि आपने एप्लीकेशन किस तरह से दी है। अगर आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन दी है और उसमें उन्होंने मज़ीद आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, सिंपल केस है, तो 75% केसेस में जो है वो ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन अगर एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन नहीं है, आपने एम्बेसी और कॉन्सुलेट के थ्रू दी है, उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगाए हैं या उन्होंने चीज़ें मांगी हैं, तो एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा वक्त लेगी। एक जो है वो बड़ा असूल जो मैंने स्वीडन में यहाँ पे देखा है कि जितना आप प्रीसाइज और टू दी पॉइंट जो है वो काम करेंगे उतना जो है वो अच्छा रहेगा। जितना आप मसले को पेचीदा बना देंगे या गैर ज़रूरी जो है वो बातें करेंगे या डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो जो है वो उसमें उलझाव पैदा होगा। क्योंकि किसी की भी जब एप्लीकेशन आती है माइग्रेशन बोर्ड में, एम्बेसी में, तो जो मुतलका ऑफिसर होता है वो उस शख्स को नहीं जानता, उसे नहीं पता कि वो शख्स कौन है, और ना ही वो बायस्ड होता है। उसने बिल्कुल एक प्रोफेशनल अंदाज में उस एप्लीकेशन का जायज़ा लेना है, उन चीज़ों को देना है। अगर वो उस पर सेटिस्फैक्ट्री उसको मतलब सूरत हाल लगेगी तो वो उसका जल्दी डिसीजन देगा। अगर उसमें उसको कमी बेशी या कुछ पेचीदगी होगी तो फिर इसमें देर होगी। एक तो चीज़ ये होगी। अब हम आते हैं सबसे पहले कि अगर जो वर्क परमिट के लिए लोग जो है वो अप्लाई करते हैं उनको जो है वो कितनी देर लगती है और उसके कौन सी जो है वो अवामल है जिनकी वजह से जो है होता है। तो वर्क परमिट के लिए जो एप्लीकेशंस आती हैं उनमें सबसे पहले तो ये होता है कि आप किस किस्म के काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, काम की नौइयत क्या है, स्वीडन में उसकी किस तरह से ज़रूरत है, क्या वो किसी बड़ी कंपनी में, किसी प्रोफेशनल इदारे के पास आप अप्लाई कर रहे हैं, या किसी छोटी कंपनी में, या आम किस्म के नॉन प्रोफेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपने अपनी कंपनी खोली है उसमें आप कर रहे हैं। और फिर इसमें वही आता है कि क्या आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी है और या आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है बाई पोस्ट या किसी तरीके से उनको दिए। और फिर यह कि क्या आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन दे रहे हैं वर्क परमिट लेने की, या आप वर्क परमिट को एक्सटेंड कराने की, तोसी की जो है वो दे रहे हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन जो है वो अप्लाई किया है वर्क परमिट के लिए, तो इसमें अमूमी तौर पे 3 से 12 महीने जो है वो लग सकते हैं।
ये माइग्रेशन बोर्ड की जो वेबसाइट से मुसद्दका मालूमात है उनकी रोशनी में आपको ये बताया जा सकता है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपकी अपनी कंपनी है, तो उसमें और देर भी लग सकती है। इसी तरह अगर आप एक्सटेंशन की दरख्वास्त देंगे तो सी की, तो उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा। और अगर आप पहली बार जहाँ पे अगर पहली बार आपसे 3 से या 5 महीने लगे हों तो वहाँ 12 महीने भी लग सकते हैं एक्सटेंशन के लिए, या उसमें और मुद्दत भी लग सकती है। तो मुख्तसर ये कि अगर आपने किसी बड़ी कंपनी के लिए अप्लाई किया है, ऑनलाइन अप्लाई किया है, पहली मरतबा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी देर लगेगी। लेकिन वही जब एक्सटेंशन के लिए आएगा या वो कंपनी और जॉब की नौयत किस तरह से है, तो उसमें जो है वो ज़्यादा देर लगती है। और ख़ुसूसन जो लोग अपनी कंपनी खोल के यहाँ पे और उसमें अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय शो करते हैं, उसमें जो है वो ज़्यादा वक्त लगेगा। और उसमें भी ये है कि अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो उसमें तकरीबन 2 साल तक भी लग सकते हैं। और इसी में अगर बाद में आपने एक्सटेंशन के लिए करना है तो उसमें 27 महीने तक लग सकते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो ये जो है वो वर्क परमिट के हवाले से सूरत हाल है, क्योंकि उनके पास काम का जो है वो काफ़ी प्रेशर है और इसमें इतनी देर लगती है। अब इसका बाद में मैं जवाब दूंगा कि लोग कहते हैं जी कि हमें देर लग रही तो हम करें क्या, तो वो आखिर में जो है वो उस मौजू पे भी बात आएगी। वर्क परमिट के बाद दूसरी कैटेगरी आती है कि जो लोग अपनी फैमिली को यहाँ बुलाना चाहते हैं, बच्चों को बुलाना चाहते हैं, वाइफ को बुलाना चाहते हैं, या उसमें जो बाकी उनके जो उसमें आते हैं अपने फैमिली के लोग, तो उसके लिए जो है इसका बुनियादी तौर पे वक़्त का तयन करना बहुत मुश्किल है। ये काफ़ी पेचीदा सूरत हाल है। इसकी जो माइग्रेशन बोर्ड ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो कहते हैं जी कि ये डिपेंड करता है कि कौन से मुल्क से आ रहे हैं। नेशनलिटी जो है वो पे डिपेंड करता है कि किस मुल्क का बाशिंदा है जो स्वीडन आना चाहता है, और दूसरा जो स्वीडन में है उसकी नेशनलिटी कौन से, क्या उसके पास स्वीडिश नेशनलिटी है या उसके पास यूरोपियन जो है वो नेशनलिटी है, इस पर भी जो है वो डिपेंड करता है। फिर तीसरा इसमें यह है कि उनका आपस में रिलेशन क्या है, क्या वो फैमिली के तौर पे कम से कम 2 साल आपस में रहे हैं या नहीं रहे। फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी अगर वो पहले एक दूसरे के साथ नहीं रहे, या अगर आपके बच्चे हैं वो बच्चे आपके साथ पहले नहीं रहे, तो इसमें और होगा, वक्त ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर वो आप पहले इकट्ठे रहे हैं तो फिर इसमें कम होगा, और इसके लिए आपको जो है वो सबूत देना होगा कि आप कम से कम 2 साल की मुद्दत जो है वो आपस में रहे हैं। तो स्वीडिश सिटीज़न है लेकिन वो नॉन यूरोपियन बंदे को बुला रहा है, जो ऐसा शख्स पार्टनर कह लें या कोई भी कह लें जो यूरोप से बाहर के दूसरे मुल्कों से, एशिया, अफ्रीका वगैरह से, तो उनमें जो है वो भी अगर इकट्ठे नहीं रहे तो उनको जो है वो 18 महीने तक लग सकते हैं। लेकिन अगर वो आपस में इकट्ठे रहे हों तो ये मुद्दत जो है उससे जो है वो कम हो जाएगी, और इकट्ठे रहने के लिए जो है वो उनको उस पर जो है वो सबूत जो है वो देना होगा। और इन केसेस में जब आपको वीज़ा एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़े, ये जो फैमिली की सूरत में जो लोग आते हैं, तो उनका फ़ैसला जो है वो वर्क परमिट के केसेस से जल्दी होता है। इनका एक्सटेंशन का फ़ैसला जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। इसके बाद कैटेगरी आ जाती है स्टूडेंट वीज़ा की। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो आला तालीम के लिए स्वीडन में आते हैं, और उन्हें भी कई कहते हैं जी हमें बहुत ताख़ीर से इंटरव्यू की जो है वो डेट मिलती है। तो स्टडी वीज़ा के लिए ये है कि उसका जो मतलब अगर पहली दफ़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल दुरुस्त हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, तो फिर 3 माह जो है वो उसके अंदर वो जो है वो बुला लेते हैं, उतना उनका टाइम होता है। लेकिन वही जब उन्होंने एक्सटेंड करवाना हो अपना बाद में, तो उसमें 8 महीने तक लग सकते हैं। जो पीएचडी करने के लिए स्वीडन में आते हैं उनके लिए जो है वो 3 महीने का जो है वो टाइम है उनकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का, और जो एक्सटेंशन है उसके लिए 6 महीने तक लगते हैं। और वो लोग जो पीएचडी के लिए यहाँ पे आते हैं वो बाकी शराइत पूरी करते हैं, वो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए जब अप्लाई करें तो 10 महीने जो है वो उनका जो है वो वेटिंग टाइम है। तो पीएचडी वालों के लिए जो है वो ये विंडो है। जो बाकी इंटरनेशनल मास्टर्स वगैरह के लिए आते हैं उनका मैंने बता दिया, और उसमें पूरी ये कोशिश करें कि जो जितने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप दे दें, ताकि उसमें किसी किस्म की जो है वो कमी ना हो। और उसमें जो वीज़ा ऑफिसर है जब आपकी एप्लीकेशन को देखे
तो उसे जो है वो किसी किस्म की जो पेचीदगी या उसमें जो है वो कमी बेशी जो है वो नज़र ना आए। इसके बाद एक और बहुत बड़ी कैटेगरी के लोग विज़िट के लिए स्वीडन आना चाहते हैं, दोस्तों को रिश्तेदारों को लोग बुलाते हैं, या लोग सैर के लिए वैसे अपने तौर पे भी स्वीडन कोई भी आ सकता है, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। अगर वीज़ा ऑफिसर इससे मुतमिन हो जाए कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं और आप वापस आना चाहते हैं, वापस चले जाएंगे, तो आपको वीज़ा दे देगा। दो ही बड़ी शर्तें हैं कि आपके पास जो है जाने के लिए अखराजात जो हैं वो आपके पास हों, और दूसरा उसको ये इत्मीनान हो जाए कि आप वापस आ जाएंगे। अगर आप उसको ये इल्म, वापस आने के लिए सिलसिला ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी आ रहा है और बाकी उसकी फैमिली बच्चे वगैरह उधर हैं, कारोबार उधर है, तो फिर उनको पता है कि इसके फैमिली कारोबार बिजनेस पीछे है, या ये सरकारी मुलाजम अच्छी मुलाजमत पे ये वापस आ जाएगा, फिर वो मुतमिन हो जाता है। दूसरा ये है कि जो लोग अप्लाई भी करते हैं अपने बहन भाइयों के लिए, पेरेंट्स के लिए, उनको मेरा मशवरा ये है कि वो उसमें पूछते हैं कि इसके अखराजात कौन देगा। तो ये आप ये ना कहेंगे हम देंगे, ये आप अपना, आपके अगर वालिदैन आ रहे हैं या बहन भाई आ रहे हैं तो आप कहें जी अखराजात सारे उन्होंने खुद देने हैं, हमने सिर्फ उनको यहाँ पे जो है वो हमारे पास रहेंगे, आने जाने के अखराजात सारे वो देंगे। तो अगर आप कहेंगे कि अखराजात हमने देने हैं तो फिर वो समझेंगे कि जो आ रहा है वो उसकी माली हालात इतने अच्छे नहीं है, तो हो सकता है वो जाए ना। तो ये दो चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीज़ा के लिए, विज़िट वीज़ा के लिए दो जो है वो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है 90 दिन से कम मुद्दत का वीज़ा, और एक होता है 90 दिन से ज़्यादा। तो जो 90 दिन से कम मुद्दत का वीज़ा है उसके लिए जो है वो 2 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते में उन्होंने लिखा जी हम 2 हफ्ते में फैसला करते हैं, लेकिन अमूमन 2 हफ्ते में होता नहीं है। तो 2 हफ्ते से 45 दिन लग सकते हैं। ये 2 हफ्ते से 45 दिन लगेंगे, इसलिए इस चीज़ को आप जो है वो ज़हन में रखें कि, और इसमें एक मशवरा ये भी है कि अगर जो विज़िट के लिए आए, जितना आप कम से कम ड्यूरेशन रखेंगे, मेरा ख्याल है कि उसमें वीज़ा मिलने का ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि आपने बताना होता है कि जो विज़िट के लिए आ रहा है वो यहाँ पे क्या करेगा। तो अगर पाकिस्तान में कोई आदमी या अपने मुल्क में अगर आदमी जो है उसका बिज़नेस है, कारोबार है, मुलाजमत है, तो वो ज़ाहिर कितनी की छुट्टी ले सकता है। तो ये अप्लाई करते हुए जो स्वीडिश मतलब जहन है ना, उसको आप ज़रूर मद्देनज़र रखें। और दूसरा ये है कि अगर आप 90 दिन से ज़्यादा देर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसमें जो है वो काफ़ी टाइम लगेगा, और 3 से 4 महीने जो है वो लग सकते हैं। तो ये है विज़िट वीज़ा के लिए जो लोग अप्लाई करें उनका जो है वो वेटिंग टाइम। अब इसके बाद आ जाता है कि जो लोग सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, स्वीडिश नेशनैलिटी के लिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखना होता है। उसमें जो आपने तमाम दस्तावेज़ात दी होती हैं, आपको जब यहाँ पे रहने की इजाज़त मिली है, रेजिडेंस परमिट, उसके बाद आपका परमानेंट रेजिडेंशिप मिली है, इस दौरान आप किस तरह से रहे हैं, आपके टैक्सेस किस तरह से दिए हैं, बाकी रिकॉर्ड भी जो है वो सारा वो चेक करते हैं, आपने कोई किसी किस्म का जुर्म तो नहीं किया आपने कहीं पे। तो इसमें जो है वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है। वो कहते हैं जी इसमें तकरीबन 39 महीने जो है वो लगते हैं, जो तकरीबन 75% केसेस हैं, लेकिन 25% केसेस ऐसे हो सकते हैं जिन्हें इससे भी ज़्यादा देर लग जाए। तो और EU फैमिली मेंबर के लिए अगर आप वो रेजिडेंस की एप्लीकेशन देते हैं तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है, इसमें 6 महीने में जो है वो फैसला कर देते हैं। अब ये है कि अगर आपने एप्लीकेशन दी है और आप जो है वो आपको इंतज़ार करना है। तमाम केसेस में जहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा का वक्त लगता है, तो 6 महीने तक आपने जो है वो सब्र करना है। 6 महीने तक आपने कोई उनको रिमाइंडर नहीं भेजना, कुछ नहीं करना। अगर 6 महीने से वक्त ज़्यादा हो जाए तो फिर आप उनको एक रिटन एप्लीकेशन भेज सकते हैं। ये एक फॉर्म है, इसकी डिस्क्रिप्शन मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी दे देता हूँ। इस फॉर्म को आपने फिल करना है और आपने उनको जो है वो ऑनलाइन या आपने बाई पोस्ट उनको भेज देना है। जब ये आपने भेज देना है तो आपने 4 हफ्ते इंतज़ार करना है। ये नहीं कि साथ ही आप कहें जी फ़ौरन मुझे 4 हफ्ते तक आपने इंतज़ार करना है। वो आपको जवाब देंगे, वो बताएंगे कि क्या है, और जो वो जवाब दें उसके मुताबिक आप खामोश रहें। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि अगर आप इनको ये याद दहानी कराएंगे तो फिर इसमें वो कहते हैं कि इसमें और टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आपने जो एप्लीकेशन दी है आप वो दे के आप खामोश हो जाएं। जब आपकी बारी आएगी
वो उसके मुताबिक जो है वो उसको डील कर लेंगे। वीज़ा ऑफिसर आपसे कांटेक्ट कर लेगा। ये यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा सब्र का जो है वो मुजाहरा करना है, और आप उनको बार बार पूछ के आप तंग ना करें, इरिटेट ना करें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। फिर वो बाज़ जो है वो तंग आ जाते हैं इन चीज़ों से। तो जब आपने उन्हें ये दरख्वास्त भेजनी है कि जी हमें 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, हमारी एप्लीकेशन को जो है वो बराए मेहरबानी इसे आप देखिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक दफ़ा कह सकते हैं। वो माइग्रेशन बोर्ड वाले आपको जवाब दे देंगे। अगर वो आपको जो भी जवाब दे दें, उसके बाद ये नहीं कि और थोड़ी देर के बाद फिर आप उनको एप्लीकेशन भेज दें, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसको आप जहन में ज़रूर रखिएगा। तो ये क्योंकि माइग्रेशन बोर्ड जो स्वीडन में जो काम करता है, ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है। इसके मामलात में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। इवन वज़ीर आज़म भी जो है वो उनको नहीं कह सकता कि इस शख्स को वीज़ा दें या इसको वीज़ा ना दें। तो ये बिल्कुल ये एक ख़ुद मुख्तार अथॉरिटी है। जो सफारत खाने हैं वो माइग्रेशन बोर्ड के लिए काम करते हैं, लेकिन सफारत खाने जो हैं बुनियादी तौर पे वो वजारत ख़ारजा के नुमाइंदे होते हैं। वो अपनी सिर्फ चीज़ें जो हैं वो इनको यहाँ भिजवा देते हैं, या बाज़ औक़ात इन्होंने अथॉरिटी दी होती है कि आप जो है वो कुछ फ़ैसले वहाँ कर दें। तो इसलिए उनको भी तंग करने का आपको फ़ायदा नहीं है। ये एक सारी जो है वो सूरत हाल है। अब इसमें यह है कि आप, एक और सवाल होता है कि आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को ये चाहते हैं कि वो जल्दी उसकी बारी आ जाए, और किस तरह से आपके केस का जो है वो स्पीडी फैसला है। तो इस हवाले से एक मज़ीद वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेगी, तो आप इंतज़ार कीजिए, जिसमें ये बताया जाएगा कि आप किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करके अपनी जो एप्लीकेशन देंगे, खा वो स्टडी वीज़ा की है, खा वो रेजिडेंस परमिट की है, खा वो सिटीज़नशिप की है, या फैमिली को बनाना या वर्क परमिट है, तो किस तरह से आप जो है वो जल्द फ़ैसला ले सकते हैं। इसलिए आप देखते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।